हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज्योग्राफी की ये 8वीं क्लास है। क्लास 6 में 6 चैप्टर थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास 7 की बुक का पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और ये दूसरा चैप्टर है हमारी पृथ्वी के अंदर। यानी पृथ्वी के अंदर क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए यदि आपको अच्छा लगे, ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा है हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। पृथ्वी गतिशील ग्रह है। ये एक गति करती है घूर्णन गति और एक करती है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति। घूर्णन गति यानी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण गति कहलाता है। आगे लिखा है इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो इस आंतरिक भाग से एक प्रश्न 2018 में पूछा गया था, तो इसलिए इसे आपको पढ़ना है। फिर से भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा। तो लिखा है पृथ्वी का आंतरिक भाग। क्रम पूछा गया था 2018 में। आंतरिक से बाहरी क्रम में लगाना था। 4 विकल्प में दिए गए थे, तो जो सही था उसे बताना था। तो क्रम पूछा गया था। लिखा है एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। जिस प्रकार प्याज में परतें होती हैं, उसी प्रकार समझाने की कोशिश की जा रही है कि इसके ऊपर भी एक के ऊपर एक परतें होती हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। ये जो सबसे ऊपरी परत होती है, यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये कहलाती है परपटी। ये इस तरफ पूरे चारों तरफ, तो ऊपरी परत कहलाती है परपटी। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे Cl, C से सिलिका और L से एल्यूमिना। तो ये किससे बनी है? सिलिका और एल्यूमिना से बनी है, इसलिए इसे शॉर्ट में क्या देते हैं? Cl। C से सिलिका और L से एल्यूमिना। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सिमे कहा जाता है। C से सिलिका तथा मैं से मैग्नीशियम। तो जो महासागर की परपटी है ये बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से। शॉर्ट में इसे सिमे कहा जाता है। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये महासागर परपटी यहाँ पर दिखाई गई है। महाद्वीप है ये, और महाद्वीपीय परपटी यहाँ पर ये दिखाई गई है। आगे लिखा है परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। चित्र में समझते चलिए। ये है मेंटल, परपटी के ठीक नीचे होता है मेंटल, और मेंटल के बाद जो आंतरिक परत है वह कहलाती है आंतरिक क्रोड। आंतरिक क्रोड की त्रिज्या कितनी है? लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निफे कहते हैं। नी से निकल और फे से फेरस, तो इसे शॉर्ट में इसे निफे कहा जाता है। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। तो जो केंद्रीय क्रोड है इसका तापमान और दाब दोनों ही उच्च होते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, और जो भी तथ्य महत्वपूर्ण हैं उनको मैं हमेशा ही बताती चलती हूँ, तो इसको भी पढ़ना आवश्यक है। लिखा है विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि विश्व की सबसे गहरी खान है दक्षिण अफ्रीका में। आगे लिखा है पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा।
तो यदि आप पृथ्वी के केंद्र में जाना चाहते हैं तो आपको 6000 किलोमीटर तक खुदाई करनी होगी। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य और लिखा हुआ है, लिखा है पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है, 84% हिस्सा मेंटल, 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। तो आप लोगों को याद रखना है कि पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। अब पढ़ेंगे सेल एवं खनिज के बारे में, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार की सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। यानी जो खनिज पदार्थ के प्राकृतिक पिंड होते हैं जो पृथ्वी की परपटी का निर्माण करते हैं, तो इन्हीं को क्या कहते हैं? सेल। सेल विभिन्न रंग एवं आकार गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? आग्नेय, इग्नियस सेल, अवसादी, सेडिमेंट्री सेल एवं कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक सेल। आगे लिखा है द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। जब द्रवित मैग्मा ठंडा हो जाता है और ठोस का रूप ले लेता है तो इससे जो सेल बनती है उसे कहते हैं आग्नेय सेल। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी सेल एवं बहिर्भेदी सेल। तो आग्नेय सेल को ही प्राथमिक सेल कहते हैं। ये भी 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। आगे लिखा है क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में ये आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार से बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। यानी कि जो बाहर आके ठंडा हो और ठोस का रूप ले ले तो वह बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहलाती है, और अंदर ही ठंडा हो जाए और सेल का रूप ले ले तो वह अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहलाती हैं। आगे लिखा है धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। यानी कि मसालों को पीसने के लिए और बड़े बड़े जो दाने होते हैं उनको पीसने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग किया जाता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं, और ग्रेनाइट कैसी है? अंतर्भेदी सेल का उदाहरण है। आगे लिखा है सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो आग्नेय और अवसादी सेलों के बारे में पढ़ लिया। अब कायांतरित सेल के बारे में जान लीजिए। लिखा है आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कायांतरित यानी काया इनकी बदल जाती है। तो जो आग्नेय और अवसादी सेल होते हैं इन्हीं का रूप बदल जाता है और रूप बदलकर ये कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो चिकनी मिट्टी होती है वह स्लेट में परिवर्तित हो जाती है और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। किसके कारण? उच्च ताप एवं दाब के कारण। आगे लिखा है सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू जिसे कहते हैं, चिबिड्डी, स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता
पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य में क्या लिखा हुआ है, इनको पढ़ना आवश्यक है। लिखा है इग्नियस, तो ये लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ है अग्नि। सेडिमेंट्री, लैटिन शब्द सेडिमेंटम जिसका अर्थ है स्थिर। मेटामॉर्फिक, ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। यहाँ क्या लिखा है, जीवाश्म क्या होते हैं, सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। अब यहाँ लिखा है अनेक स्मारकों के चित्र एकत्र कीजिए तथा पता कीजिए कि वे किन सेलों से बनी हैं। लाल किला जो है आप लोगों ने देखा होगा, तो ये बना है लाल बलुआ पत्थर से, और ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। आगे लिखा है आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सेल चक्र है। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं आग्नेय सेल है, ये अवसाद के रूप में इस प्रकार से बन जाता है, फिर ये अवसादी सेल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, फिर अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाता है, फिर उच्च ताप और दाब के कारण ये फिर से मैग्मा बन जाता है और मैग्मा फिर से आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सेल चक्र होता है। आगे लिखा है सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो कुछ का उपयोग ईंधन की तरह किया जाता है, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, इनका उपयोग ईंधन की तरीके से किया जाता है। और कुछ का उपयोग उद्योगों और औषधि और उर्वरक में भी किया जाता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम। ये सभी क्या हैं, ये खनिज हैं। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।